हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एटिक पर। तो आज का हमारा सवाल है, हाउ डू वेंटिलेटर्स वर्क। वेंटिलेटर्स काम कैसे करते हैं। जब किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है तो उस समय डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड से ऑक्सीजन सप्लाई करी जाए, जिससे किसी भी पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो कुछ सीवियर केसेस में वेंटिलेटर्स का यूज़ किया जाता है। वेंटिलेटर्स के वर्किंग मैकेनिज्म और यूज़ को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम समझ लें कि रेस्पिरेशन काम कैसे करती है और लंग्स का क्या काम है। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि लंग्स एक तरह के स्मूथ मसल्स हैं जो कि खुद से इन्फ्लेट या कंस्ट्रिक्ट नहीं करते, बल्कि इसमें ज़्यादा बड़ा रोल है लंग्स को रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाले मसल्स का। इन मसल्स में एक तो है इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरे है डायफ्राम। ठीक है, आप इस डायग्राम में देखिए कि जो ये लंग्स को रिब केज सराउंड कर रहा है, तो इसमें क्या है प्रेजेंट साथ में इनके इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब जो साइड से लंग को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने में मदद कर रहे हैं, वो कौन से मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। और ये जो लंग्स के नीचे की तरफ एक मसल है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। जब ये नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लंग्स इससे इन्फ्लेट करते हैं। इसको हम आगे और डिटेल में समझते हैं। और इसके अलावा आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो एयर है वो हमेशा हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में तभी ट्रैवल करेगी जब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो सवाल अब ये है कि लंग्स के अंदर का प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा। आपको ये पता है कि लंग्स के अंदर जो है कुछ वॉल्यूम होगा उसका, ठीक है, और अंदर कुछ प्रेशर भी होगा। आइडियल कंडीशंस में तो हमने मान लिया कि रेस्पिरेशन अभी नहीं हो रही, तो ऐसे केस में क्या होगा कि प्रेशर जो है अंदर का और बाहर का जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होगा बराबर। लेकिन ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है। तो ये बराबर कितना होगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है जी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे वॉल्यूम चेंज होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा तो वैसे वैसे प्रेशर भी उसके साथ साथ चेंज होता है। प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन है, वो है इनवर्स रिलेशनशिप। किसके अकॉर्डिंग है वो, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को आराम से समझिए। इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सपिरेशन मतलब एक्सहेलेशन, सांस को बाहर छोड़ना। जब आपका डायफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इससे आपके लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो कर जाएगा इंक्रीज। और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उससे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे बाहर की एटमॉस्फेयर में हायर प्रेशर की हवा अंदर लंग्स में लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी। सिमिलरली जब मसल्स रिलैक्स करेंगे तब लंग्स का जो वॉल्यूम है वो होगा कम, जिससे अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। आई होप अब आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा समझ आ गया। ठीक है, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी। अब ये नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है बहुत सी कंडीशंस में इंटरप्ट हो सकती है। लाइक कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि पेशेंट का जो डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करना बंद कर जाते हैं, इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। ठीक है, फिर अस्थमा के बारे में देख लो। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एयरवेज हैं उनमें हो जाती है इन्फ्लेमेशन, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। फिर कुछ केसेस होते हैं जैसे निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है। इनमें क्या है, कुछ पैथोजन जो है ना वो अटैक करते हैं। पैथोजन जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है। तो जैसे निमोनिया के केस में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो इसका कोविड-19 का आपको पता है, ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हो जाता है एक्टिव, और वो लंग्स के इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के चक्कर में लंग्स में सूजन या इन्फ्लामेशन कर देता है, और साथ में
फ्लूइड बिल्डअप करवा देता है। जैसे आपने डॉक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि हाँ, इनके फेफड़ों में पानी भर गया है। तो ये फ्लूइड बिल्डअप होता है, ये एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट बॉडी का। ठीक है। अब ऐसा होने पर लंग्स क्या है, ढंग से काम करना बंद कर देते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रबल शुरू हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं वेंटिलेटर्स का। ये मशीन्स क्या करती हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवेज जो होते हैं उनको कर देती हैं बाईपास, और डैमेज्ड लंग को हाईली ऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो प्रोवाइड करती है। स्पेसिफिक ऑक्सीजन के बारे में बताऊंगा, तो उसको सैचुरेशन लेवल पे रखना होता है, 100% लेवल पे रखना होता है, तो उसमें वेंटिलेटर्स का एक प्राइम रोल है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में हिस्टोरिकल मीन्स में जाना पड़ेगा हमें। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन को बस इतना जान लो कि एक चैम्बर में पर्सन की बॉडी को रख देते थे, जो पेशेंट है, सिर्फ उसका जो गला और जो मुंह है उसको बाहर रखते थे। उसमें क्या करते थे, प्रेशर को कम करते थे वैक्यूम के थ्रू, बाद में प्रेशर को रिलीज करते थे। तो इससे क्या है कि प्रेशर के डिक्रीज से जो लंग्स हैं उनको एक्सपेंड करने में हेल्प मिलती थी और रेस्पिरेशन हो जाती थी आसान। ये था नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। हमने इस लेक्चर में क्या देखना है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन कुछ माइल्डर केसेस में सिर्फ एक ऑक्सीजन मास्क लगाकर और प्रेशराइज्ड एयर को रिलीज करके पेशेंट के लंग्स में डिफ्यूज करवाया जा सकता है ऑक्सीजन को। ठीक है। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं काफ़ी सीरियस, लाइक कुछ एक्सीडेंटल केस होते हैं। जैसे किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, तो अपर जब एरिया में पीठ में किसी के चोट लगती है, या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है, लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, या फिर कोई ऑर्गन फेलियर हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी उनको आर्टिफिशियल मेथड से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी ज़रूरी हो जाती है। तो उसमें भी ये वेंटिलेटर्स का प्राइम रोल है। ठीक है। और ये आजकल आपको पता है कि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम इसमें कोरोना वायरस में भी काफ़ी आ रही है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? तो ये कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए ये देखो कि पेशेंट की ना इसमें क्या करते हैं कि जो विंड पाइप है ना उसके साथ एक ट्यूब को करा जाता है डायरेक्टली कनेक्ट। ठीक है। ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है। इसके साथ एक प्रोसेस होता है इंट्यूबेशन। इसमें एक ट्यूब को पेशेंट को अनकॉन्शियस करके उसमें कनेक्ट किया जाता है, और ये ट्यूब फिर कनेक्टेड होती है एक अलग सीरीज ऑफ अदर ट्यूब्स, वाल्व्स और पाइप से। ये सारी ट्यूब्स का जो कनेक्शन है ना, ये फिर हेल्प करता है, इनके थ्रू होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इन सारी ट्यूब्स को कनेक्ट किया जाता है एक डिजिटल सोफिस्टिकेटेड मशीन से। ठीक है। जो कि पेशेंट के स्पेसिफिक ऑक्सीजन लेवल, दैट इज SpO2, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस को साथ एक साथ मॉनिटर कर सकती है। और इन रीडिंग्स के जो इसमें मशीन में जो रीडिंग आएगी, इसके थ्रू क्या होता है कि पेशेंट को ये कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है इसका डॉक्टर्स को पता चल जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई को एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि जो वेंटिलेटर्स का यूज़ है ना, एज ए लास्ट रिजॉर्ट ही है, क्योंकि इसमें ट्रैकिया में एक तो ट्यूब डालना वो तो पेशेंट के लिए कंप्लाइंट होता नहीं है, उसमें भी पेशेंट को अनकॉन्शियस करना पड़ता है। इसके अलावा हैवी प्रेशराइज्ड जो एयर है उसको भी एंड्योर करना पेशेंट द्वारा काफ़ी मुश्किल है। इसको झेलने के लिए ना पेशेंट को हैवी सिडेटिव्स और एनेस्थीसिया दिया जाता है। रिपीटेड वेंटिलेशन से लॉन्ग टर्म लंग डैमेज भी हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये वेंटिलेटर्स क्या है, लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस साबित होते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि समझदार बनिए, और आज की तारीख में जो कोरोना वायरस जैसी बीमारी है इससे बचने की कोशिश करें, खुद को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं और सरकार की गाइडलाइंस की पालना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। थैंक यू।